प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में बीकॉम पार्ट सेकंड ABST का फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स। इस संबंध में एक व्याख्यान अपना पहले हुआ है और अपन ने शुरुआत करी थी कि सिलेबस से को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट किया जाए, उसको क्लियर किया जाए। तो आपने ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स का सिलेबस की फर्स्ट यूनिट के ऊपर अपन ने चर्चा करी, जिसमें शामिल था कि करदाता का निवास स्तर, कर का प्रभाव और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। जो वेतन मिलता है उसकी वेतन शीर्षक की आय। उससे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इनकम टैक्स में आय होगी और जो सारी की सारी आय हैं वो 5 शीर्षकों में अलग अलग दिखाएंगे। 5 हेड हैं आय के और उसमें सबसे पहला हेड है वेतन शीर्षक की आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहला हेड होता है सैलरी हेड का। लेकिन सैलरी हेड में आने से पहले सिलेबस में कुछ और बातें बताई गई, जिसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की बात थी कि आयकर का इंट्रोडक्शन दिया जाए, उसकी परिभाषा देखी जाए और निवास स्तर भी देखना है अपने को। और निवास स्तर करदाता भारत में कितनी अवधि के लिए रहता है उसके आधार पर तय होता है। निवास स्तर 3 तरह के होते हैं, निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। और इनकम टैक्स से एक डायरेक्ट टैक्स है जो जिसके ऊपर लगाया जाता है वही उसको वहन करता है। और इसके बाद में फिर आपको सैलरी हेड से जो आय हो रही है, किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से जो वेतन मिल रहा है उसकी गणना करनी है। वेतन मिलता है उसमें कितना टैक्सेबल है, ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अपन आते हैं यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी ये जो दूसरी यूनिट है आपकी, इसमें आय के 2 शीर्षक और आ रहे हैं जिनका अपने को अध्ययन करना है। एक शीर्षक अपन ने पहली यूनिट में देखा, वेतन शीर्षक, और उसके बाद में 2 अन्य शीर्षक इन यूनिट्स में या दूसरी यूनिट में अपन देखेंगे। दूसरी यूनिट में जो देखना है आपको उसमें है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कर योग्य आय की गणना करनी है अपने को। आय की गणना के साथ साथ में आपको कर योग्य आय की गणना करनी है। यानी इसमें से अगर कोई कर मुक्त पोर्शन है तो वो घटा दिया जाता है। अगर किसी तरह का कर मुक्त पोर्शन है तो वो घट जाता है। और कर मुक्त पोर्शन के बाद में जो आय आती है वो आय कर योग्य आय कहलाती है। तो 2 तरह के शीर्षकों की कर योग्य आय आपको यहाँ देखनी है। वो हैं मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लोगों के पास में या करदाता के पास में सामान्यतः 1 से अधिक मकान होते हैं। उन्हीं की
ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है जो अपने मकान संपत्ति को किराए पर उठा देते हैं। तो किराए की आय की गणना की जाती है और वो जो आय है वो है हाउस प्रॉपर्टी की आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी तरह से दूसरा एक हेड है व्यापार और पैसे की आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। व्यापार और पैसे से अगर करदाता कोई बिजनेस करता है, अगर करदाता बिजनेस करता है तो उसकी इस तरह की आय है वो इस तीसरे हेड में आएगी। यानी यूनिट सेकंड तक आते आते आप लोग जो आय के कुल 5 हेड हैं उनमें 3 के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आय के 5 शीर्षक होंगे कुल मिला के, जिसमें सबसे पहला आपने पहली यूनिट में देखा वेतन शीर्षक की आय। उसके बाद में दूसरी यूनिट में देखेंगे मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इसी यूनिट में व्यापार और पैसे से भी अगर किसी तरह की आय होती है तो वो इस हेड में आएगी। तो ये आय के 3 हेड हो गए 2 यूनिट में। अब आगे अपन चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ की गणना करनी है। यहाँ पर आपको यूनिट 3 में कैपिटल गेन्स की, पूंजीगत लाभ की, और फिर गणना करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। तो आय के 2 शीर्षक और यहाँ पर हो गए आपके। यूनिट 1 हो गई, यूनिट 2 हो गई। 1 और 2 में आय के 3 शीर्षक हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। आय के 3 हेड हो गए। फिर चौथा हेड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभ, चौथा हेड। और फिर उसके बाद में 5वां हेड है अन्य साधनों से आय। ये जो 4 आय के शीर्षक आए, इनके अलावा अगर कोई आय ऐसी है जो इनमें नहीं आ पाई है तो वो आएगी अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान कर लें कि आय के 5 शीर्षक कौन कौन से हुए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये 3 हो गए। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चौथा। और उसके बाद में 5वां हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों की आय। ये अपन चल रहे हैं अब यूनिट 3 में। जो आय के 2 शीर्षक के यूनिट 3 में आ रहे हैं वो है एक तो कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। अभी तक आपने केवल लाभ के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ देखना है अपने को कैपिटल गेन। तो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन किसको कहेंगे वो देखेंगे अपन। और फिर उसके बाद में 4 शीर्षकों में आय दिखाने के बाद में फिर भी अगर कोई आय बच जाती है तो वो आय के 5वें शीर्षक में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो ये, और उसके बाद में अब आगे चलते हैं एग्रीगेशन एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। कई बार आय को अपने को क्लबिंग करना पड़ता है, आय को और जोड़ना पड़ता है और उसका टोटल करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति की आय को किसी दूसरे व्यक्ति की आय में दिखाते हैं तो वो एग्रीगेशन एंड क्लबिंग ऑफ इनकम में आता है।
ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें एक करदाता की आय अन्य करदाता की आय में शामिल की जाती है, ये अपन आगे डिटेल से देखेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, यूनिट 3 में अगला टॉपिक चल रहा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, यानी हानियों को सेट ऑफ करना, हानियों की पूर्ति करना। हानि, अगर आय के आपने 5 शीर्षक देखे हैं, 5 शीर्षकों में किसी शीर्षक में अगर हानि है तो जिस शीर्षक में भी, यानी आय के अन्य 4 शीर्षक बचे हुए हैं उनमें किसी में भी लाभ है तो वहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये आएगा हानियों की पूर्ति करना, सेट ऑफ लॉसेज एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड तब करते हैं जब लॉस को लाभ जब पर्याप्त नहीं हो और उनको सेट ऑफ नहीं कर सकते, उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, तो उन हानियों को आगे ले जाकर आगे के वर्षों में पूर्ति करते हैं, उन हानियों की पूर्ति करते हैं, सेट ऑफ लॉसेज। और फिर अगला टॉपिक इसी में यूनिट 3 में एग्जेम्प्टेड इनकम। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो आय से कर मुक्त होती हैं, जो इनकम तो हैं लेकिन वो आय कर से मुक्त हैं, जिसको कहते हैं अपन एग्जेम्प्टेड इनकम, EXEMPTED, एग्जेम्प्टेड इनकम, यूनिट 3। और फिर उसके बाद में यूनिट 4 कहती है डिडक्शन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से जो अभी तक अपने 5 जो हेड्स देखे उनकी आयों का जोड़ लगाएंगे और वो जोड़ कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ छूटें दी जाती हैं, उनको कहते हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। कौन कौन सी छूट देते हैं वो अपन आगे पुस्तक के अध्ययन के दौरान देखेंगे। ये आय का जोड़ लगा दिया आपने, वो है ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से कुछ छूटें दी अपन ने जिसको कहेंगे डिडक्शन, और डिडक्शन घटाने के बाद में अब जो बचती है उसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से कटौतियाँ घटा दी, घटाने के बाद में जो आय बचती है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुल आय की गणना, एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। और टैक्स की लाइबिलिटी देखनी है कि उसके ऊपर कितना टैक्स बना, कर दायित्व, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ इंडिविजुअल का मतलब इनकम टैक्स में है, जिसको हिंदी में इसका वर्ड दिया हुआ है वेस्टी। वेस्टी माने मोटे रूप से समझने के लिए आप ये मान लें एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी भी अपने को देखनी है, टोटल इनकम की गणना करनी है, और फिर इनकम के आधार पर अपने को टैक्स लाइबिलिटी देखनी है या टैक्स की गणना करनी है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। टोटल इनकम की गणना करनी और टैक्स लाइबिलिटी देखनी, किसकी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, हिंदू अविभाजित परिवार। इसकी भी टैक्स लाइबिलिटी होती है और इसकी आय भी होती है, तो उसकी आय की गणना करना देखना है अपने को, और गणना करने के बाद में उसकी टैक्स लाइबिलिटी देखनी। एंड देन यूनिट 5 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप जो फर्म है उनकी भी कुल आय की गणना करनी है और उनकी टैक्स लाइबिलिटी या उनके ऊपर कर की गणना आपको करनी है। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स assessed as such and assessed as association of persons। और व्यक्तियों के समुदाय के बारे में भी अपने को पाठ्यक्रम के आधार पर अध्ययन करना है कि किसको ये पार्टनरशिप फर्म करें और किसको व्यक्तियों का
समुदाय कह रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और फिर इससे संबंधित प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। एट सोर्स यानी स्रोत के ऊपर कर काटे जाने के संबंध में प्रोविज़न कौन कौन से हैं वो देखने हैं। एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान कैसे करें ये देखना। और असेसमेंट प्रोसीजर, फिर उसके बाद में असेसमेंट को कहते हैं कर निर्धारण। कर निर्धारण का प्रोसीजर क्या हो, तरीका क्या हो, ये सारी चीज़ें अपने को इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़नी है। तो आज ये एक मोटी सी अपन ने व्याख्या करी सिलेबस की, और फिर सिलेबस के बाद में अगले टर्म पर थोड़ा और आगे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।